Hey guys, before starting with the articles, we are going to cover all 12 schedule to get better understanding of our constitution. तो हम पहले स्केड्यूल से देखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यहाँ पर यूनियन और टेरिटरीज की बात करते हैं। तो इसमें है कि इसमें जितने भी स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। सारे स्टेट्स के नेमिंग, उसके एरिया, बाउंड्री सब इसके अंदर ही आएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया भी इसी के अंडर में ही आता है। ठीक है। और याद रखिएगा, यूनियन से ज़्यादा ब्रॉडर टर्म होता है टेरिटरी। टेरिटरी क्या क्या कवर करता है? स्टेट को भी कवर करता है, यूटीज़ को भी कवर करता है और एक्वायर्ड टेरिटरीज को भी कवर करता है। ठीक है, एरिया को भी कवर करता है। सेकंड सेकंड स्केड्यूल में क्या है? इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी और एडिशनल पावर्स जो गिवन है किन किन लोगों को? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, ये इमोल्यूमेंट्स की बात करता है इन लोगों के। थर्ड स्केड्यूल क्या बात करता है? अफर्मेशंस की। अफर्मेशन मतलब ओथ होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। इसमें किसकी ओथ की बात करता है? मिनिस्टर्स की, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की, कैग मतलब कंटेम्प्लोरर एंड ऑडिटर जनरल की, और स्टेट के एमएलएज और एमपीज की। ठीक है, एक्सेट्रा और भी लोग हैं। इतने लोग इम्पोर्टेंट हैं तो इनको याद रखिएगा। राज्यसभा। राज्यसभा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको टिक करके रखिएगा। राज्यसभा में जो है स्टेट वाइज जो सीट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। कब? जब किसी स्टेट के बाउंड्री को कम या ज़्यादा किया जाता है, या किसी स्टेट को डिवाइड किया जाता है या उसमें मिलाया जाता है, तो उसके साथ स्टेट वाइज सीट भी, क्योंकि जो सीट होती है वो पॉपुलेशन वाइज दी जाती है। जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें सीट्स ज़्यादा होंगी, जिसमें पॉपुलेशन कम है उसमें उसमें सीट्स भी कम रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टैक, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसको बोलते हैं शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया कितने? 10 स्टेट्स आते हैं। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने में? वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, अंडर डेवलप्ड नेचर होना चाहिए, रीजनेबल और कम्पैक्ट होना चाहिए, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना इतना होना नहीं चाहिए, बैकवर्डनेस, पिछड़ा होना चाहिए, और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब देखते हैं एडीसी। एडीसी में 4 स्टेट्स आते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसे हम ट्रिक से याद करते हैं एटीएम। ऐसा एटीएम जिसमें मनी नहीं है, एटीएम स्क्वायर है। ठीक है, 2 एम होता है। मिजोरम और मेघालय, इसमें मणिपुर नहीं है। असम में तीन एरिया हम ऐसा देखते हैं, कार्बी, अनलोंग एंड बोडो। त्रिपुरा में सिर्फ एक ही है, त्रिपुरा, तो ये इजी है, एग्जाम में गलत नहीं करिएगा। मिजोरम में लाई, चकमा एंड मारा है। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया। 3 माउंटेन्स भी इसी नाम से हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और एडीसी का जो मेंबर होता है उसका रिक्रूटमेंट कौन करता है? वो गवर्नर करता है। बिना गवर्नर के परमिशन के मेंबर रिक्रूटमेंट नहीं होता। और चलिए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के जो रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, उसका रिपोर्ट जो है गवर्नर के पास जाता है। रुकिए लिख देते हैं। गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, प्रेसिडेंट देता है, प्रेसिडेंट जो है उसको ले जाके पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करता है। अब हम स्केड्यूल 7 देखेंगे। स्केड्यूल 7 जो है फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म उसमें उसको बोलते हैं जिसमें क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि जो है उसमें डिस्प्यूट्स ना हो। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, डुअल गवर्नमेंट होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लिस्ट को, कौन कौन से लिस्ट दिए गए हैं 7 शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट दिया गया है, स्टेट लिस्ट दिया गया है और कॉन्करेंट लिस्ट दिया गया है। एक और लिस्ट होती है रेसिड्यूरी लिस्ट, वो जो है यूनियन के अंडर में आता है। वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर लॉज नहीं बने हैं, जैसे कि आईटीज हो गए,
नए नए साइबर क्राइम्स हो गए, वो सब यूनियन के अंडर में आएगा। और इन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इनके अंदर में आते हैं। चलिए देखते हैं। 100 सब्जेक्ट्स जो है यूनियन के अंडर में आता है, स्टेट के अंडर में 61 आता है, कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल्स भी देख ही लेते हैं। यूनियन के जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब यूनियन के सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट के क्या क्या हैं? पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, मतलब लोकल गवर्नमेंट पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात कर रहे हैं। कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? क्रिमिनल लॉज हो गए, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, बैंक्रप्सी, कोई भी घोटाला हो गया, उस पे सब पे स्टेट खुद से ही डिसीजन ले सकता है। और एक बात, फेडरल जो है फेडरलिज्म, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी राइट रिटन नहीं है, पर वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसा किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? ठीक है, आप उसे उसकी लिस्ट देख लीजिएगा। जैसे कि फेडरलिज्म हो गया, बजट हो गया, और और ऐसे भी वर्ड जो मेंशन तो है पर डिफाइंड नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, वो डिफाइंड नहीं है। माइनॉरिटी किसे बोलते हैं, वो भी डिफाइंड नहीं है। ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन्ड है पर डिफाइंड नहीं है। और एक ऐसे वर्ड जो मेंशन्ड भी है और प्लस डिफाइंड भी है, वो कौन सा टर्म है? उसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट जो है वो मेंशन्ड भी है और डिफाइंड भी है। ठीक है। और अब हम स्केड्यूल 8 देखेंगे। स्केड्यूल 8 जो है शेड्यूल लैंग्वेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के अंदर आती है, और इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। 14 जो है प्रायर थे, पहले से ही थे। एक जो है 21st अमेंडमेंट के थ्रू आता है, और इसमें जो है सिंधी ऐड करते हैं। 3 और जो है बाद में आते हैं 92 में, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आते हैं। इंग्लिश जो है 8 स्केड्यूल में नहीं आता, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लासिकल लैंग्वेज स्केड्यूल्स में नहीं गिवन है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं गिवन है, पर ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, ये कल्चर के अंडर में आता है। 6 लैंग्वेजेस पहले से थे, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, उड़िया। और इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? एंशिएंट लैंग्वेज होना चाहिए, रिच टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट वे में जो है प्रेजेंट होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए, और ओरिजिनल होना चाहिए, बोरोड नहीं। ये नहीं कि कहीं किसी दूसरे कंट्री का देखा, हमें समझ में आया, अच्छा लगा, तो उसे हम बोरो करके खुद में जो है ऐड कर लिया। 24th के जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो है दो फैक्टर्स जो हैं अभी भी सेम रखे हैं, पर थर्ड जो ओरिजिनलिटी वाला फैक्टर था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद ही 5 और लैंग्वेजेस जो है ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? पाली, प्राकृति और बंगाली, असमीज और मराठी। ठीक है। और आर्टिकल 343 क्या बोलता है? हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, सारे जो ऑफिशियल वर्क्स होंगे वो हिंदी में होंगे, और वो जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। और आर्टिकल 348 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट हैं या फिर केसेस जो होते हैं वो इंग्लिश में होंगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 9th शेड्यूल की बात आती है। 9th शेड्यूल जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं, और ये किस कब आती है? 51 फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आती है। इसमें जो है जो ज़मीन से रिलेटेड लॉज होते हैं उसको लाया जाता है। और 10th शेड्यूल की बात करें, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। ये इसलिए लाया गया ताकि जो है आया राम और गया राम वाला जो गवर्नमेंट था वो फिर से ना हो पाए, इस वजह से 1966 में इसमें एमपी और एमएलए दोनों के लिए ही लाया गया था। इंडिपेंडेंट एमपी और एमएलए जो होते हैं वो कोई भी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। विप जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है, किसको बोलते हैं? जो पार्टी होती है
पार्टी के अंदर कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, जो भी मेंबर्स उसको फॉलो नहीं करते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, ठीक है, उनके लिए लाया गया है विप, उनके लिए होता है, और ये 10 शेड्यूल के अंदर ही कवर होता है। 12 नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी बात की गई है। आगे देखते हैं 11 शेड्यूल। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 92 में। और ये लागू कब हुआ था? 93 में, 24 अप्रैल को। ओ सॉरी, एल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। यहाँ पे और नेशनल पंचायत डे भी इसीलिए मनाते हैं। 24 अप्रैल और क्यों इम्पोर्टेंट है? 73 में केशवचंद्र भारती केस आया था, ठीक है, और 24 अप्रैल को ही बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को बॉदर करेगी या हैम्पर करेगी उसे हम नलीफाइड कर देंगे, ठीक है। ये आया था 24 अप्रैल को। बलवंत राय मेहता कुछ कमिटीज़ आई थी उसके पहले भी, एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी और रिकमेंडेशन के लिए कि कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा। तो बलवंत राय मेहता 57 में आए थे, इन्होंने 3 टायर का आइडिया दिया था जो कि नागौर राजस्थान में 22 को लागू कर दिया गया था। डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी ग्राम सभा में, इनडायरेक्टली इलेक्ट करने की बात की थी पंचायत समिति और जिला परिषद में। अशोक मेहता कमेटी आई थी जनता पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम पे 2 टायर के लिए बताया था। जीवीके राव कमेटी आई थी, संघवी LM संघवी जिन्होंने लोकपाल का आइडिया दिया था। टूमटाउन जो है कमेटी आई थी, गैडगिल कमेटी के लास्ट कमेटी थी जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 92 में। इसमें इसके बाद ही पार्ट 9th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐड हुआ था। आर्टिकल 243 टू 243 क्लॉज ओ तक है, और 11 शेड्यूल जिसमें 29 टॉपिक्स दिए हुए हैं। 12 शेड्यूल जिसमें जो है म्यूनसिपैलिटीज़ कवर होता है, ठीक है, और ये 12 शेड्यूल जो है 93 में जो है आया हुआ था, और इसमें 18 आइटम्स जो है कवर करता है, और ये जून 93 में लागू हो जाता है। ये कितने टाइप्स की म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं? 8 टाइप्स की होती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कहाँ तक है? 243P से लेकर के 243ZG तक। इसके अंदर मिलिट्री का जो कैंट वाला एरिया होता है, ठीक है, वो नहीं कवर होता। मिलिट्री के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके एरिया के अंदर जो है मिलिट्री वालों का ही चलता है, उनका खुद का सिस्टम है जो वही चलता है, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, और अभी के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय।